पाकिस्तान के अंदर गुर्दे के अमराज जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो हम गुर्दे के अमराज जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD कहते हैं, उसका प्रोग्रेशन जो है वो एक अलार्मिंग रेट में पाकिस्तान में बढ़ रहा है। सबसे बड़ी वजह गुर्दे के अमराज की जो है वो डायबिटीज़ है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर 40% इंसिडेंस है कि वो CKD डेवलप करें, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अगर उनका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाता है तो वो एंड स्टेज डेवलप कर लेते हैं और डायलिसिस पे आ जाते हैं। अब क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान में, तो इसी तरह से गुर्दे के अमराज जो हैं उनमें बहुत इजाफा हो रहा है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, इन बुलंद फिशारे खून जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बड़ी वजह है गुर्दे के अमराज की। रीनल स्टोन्स, गुर्दे की पथरी, हकीमी दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एनसिड्स का यूज़, तरह तरह की दर्द की दवाइयाँ। लोगों को आदत है कि ज़रा सी कोई चीज़ हुई और वो मेडिकल स्टोर वाले के पास गए और उन्होंने ओवर द काउंटर कोई भी एनसिड कोई भी किसी नाम से मरीज़ को दे दी, और पेशेंट उसको लगातार ले रहे बगैर डॉक्टर को बताए, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। तो ये भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी वजह है एनसिड्स। इसके अलावा GN ये भी कॉज है। GN का पेशेंट जो बहुत ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म उसकी डिज़ीज़ नहीं क्योर होती, और भी कुछ ऐसे वजूहात हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल है जब तो इंसिडेंस कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी इनिशियल स्टेज में डेवलप करते हैं, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। अगर उसी स्टेज के ऊपर पेशेंट की बीमारी को ट्रीट किया जाए तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि वो इतना तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं करे, और ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप करे। मगर क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस कम है, पेशेंट आता ही बहुत लेट है, उसका रेफरल बहुत लेट है, तो वो जब तक हमारे पास आता है तो उसके गुर्दे जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके होते हैं। मुख्तलिफ लैब्स की डिफरेंट रेंजेस हैं, मोस्टली 1.1 to 1.3 तक जो है वो कई लैब्स 1.1 को नॉर्मल कह रही हैं, कुछ ऐसी लैब्स हैं जो 1.3 तक भी नॉर्मल कह रही हैं। अब वो क्रेटिनिन अगर 1.3 से 1.5 भी हो जाता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसका 50% तो गुर्दा ख़राब हो चुका है। 1.9 या 2 या इससे ऊपर चला जाता है तो जब तो GFR या गुर्दे का फंक्शन जो है ना वो बहुत हद तक लॉस हो चुका होता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको टाइमली मैनेज जो है ना, अवेयरनेस और टाइमली मैनेजमेंट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दवाइयों की रेंज है GFR की, हम कब तक कौन सी दवाई दे सकते हैं। जैसे मेटफॉर्मिन सबसे कॉमन दवाई है जो कि इनिशियल स्टेजेस में डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, तो वो 30 GFR तक हम पेशेंट को दे सकते हैं सेफली। उसके बाद हमें ये डर होता है कि पेशेंट एसिडोसिस ना डेवलप कर ले, या पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स ना डेवलप करे। सल्फोनाइल यूरिया हम और पहले बंद कर देते हैं क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक इंसिडेंस बहुत पेशेंट के अंदर कॉमन है CKD के पेशेंट्स में। शुगर बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल इस तरह से उसको ठंडे पसीने आना, या शुगर लो होती है, कपकपी, थरथराहट होना। तो ये मेडिसिन जो हैं इनकी वजह से गुर्दे ख़राब नहीं होते, वो शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं। अगर दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रही शुगर और HbA1c बहुत ज़्यादा है तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर इंसुलिन है, क्योंकि वो शुगर बढ़ी रहे और वो अज़ा पे असर करे और डिफरेंट अज़ा को ख़राब करे और गुर्दों पे असर करे। तो इससे बहुत बेहतर है कि पेशेंट को इंसुलिन पे स्विच कर लिया जाए। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, कोमॉर्ब्स इतने ज़्यादा हैं, उसके अलावा बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वॉक नहीं है, डाइट ऐसी है, आजकल फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा रुझान है, लेट खाना खाना और फ्राइड आइटम्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हाइपरटेंशन को पाकिस्तान में बहुत कॉमन कर रही हैं। एतदाल की बहुत ज़रूरत है, और नमक का नॉर्मल इस्तेमाल, यानी जिन लोगों को आदत होती है तेज़ नमक खाने की, या खानों के ऊपर अक्सर लोगों को आदत होती है नमक को स्प्रिंकल करके खाने की, तो ये चीज़ें तो ब्लड प्रेशर को बहुत ख़राब कर रही हैं। इस चीज़ में एहतियात बहुत ज़रूरी है। डैश डाइट जो है ये बिल्कुल आप जैसे कहें सादी ग़ज़ा, हम आम मायनों में कहें कि सादी ग़ज़ा, और ऐसी ग़ज़ा जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, नमक बिल्कुल एतदाल के साथ, गोश्त का इस्तेमाल कम, फ्राइड आइटम्स या जंक फूड और फास्ट फूड कम,
और ऐसी डाइट हो जिसके अंदर सब्जियां, फल और सादी डाइट ज़्यादा हो, इसको हम डैश डाइट कहते हैं। 3 to 6 मंथ्स जो है वो डैश डाइट को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। साथ मरीज़ अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करता रहे। अगर उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर डॉक्टर से रुजू करे और मेडिसिन स्टार्ट कर ले। ये तो हाइपरटेंशन तो साइलेंट किलर है, आपको पता है। पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते, स्ट्रेसफुल लाइफ है, वो उसी को अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस समझ रहा होता है। पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है। इवन CKD का पेशेंट है वो भी हमारे पास आता है 2, 3, 4 क्रेटिनिन तक, उसको सिम्टम्स नहीं होते। तो ये तो साइलेंट किलर हैं। इसलिए दवाई का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है कि टाइमली दवाई स्टार्ट करें, टाइमली कंट्रोल करें। जो पेशेंट हमारे पास CKD के साथ आते हैं, उनका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो जो रिकमेंडेशंस हैं वो तो ये हैं कि हम ACE इनहिबिटर्स और ARB से स्टार्ट करें। अच्छा, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ये दवाइयाँ इस्तेमाल या स्टार्ट करने के बाद 25% से ज़्यादा क्रेटिनिन बढ़ जाते हैं, उन पेशेंट्स पे तो हमें ये दवाइयाँ बंद करनी पड़ती हैं। अगर ऐसा पेशेंट है जिनको हमने ये दवाइयाँ स्टार्ट की और उसका क्रेटिनिन 25% से कम बढ़ा या उसका पोटेशियम नॉर्मल रहा इन दवाइयों के बाद, तो फिर उसमें तो हमें ये दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए। वरना थोड़ी सी एहतियात जो हमारे पास आ जाती है वो ACE इनहिबिटर्स और ARBs में आ जाती है। कुछ पेशेंट्स में अगर वो पोटेशियम बहुत बढ़ा रहे हैं या क्रेटिनिन को बहुत तेज़ी से राइज कर रहे हैं 25% से ज़्यादा, तो हमें उन मरीज़ों में ये दवाई बंद करनी पड़ेगी। डायलिसिस जो है, जब गुर्दे फेल हो जाते हैं और पेशेंट के गुर्दे काम करना बंद हो जाते हैं, तो हम वही काम जो गुर्दे कर रहे हैं वो मशीन के थ्रू करते हैं, जिसे ब्लड प्योरीफिकेशन कहते हैं। तो ये पेशेंट का डायलिसिस है। अब जो पेशेंट्स में हम डायलिसिस शुरू करते हैं वो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है जो कि हमारे क्लिनिक्स में फ़ॉलो कर रहा है और लॉन्ग टर्म से हमारे पेशेंट तो कई सालों से आ रहे होते हैं, हम उनका क्रेटिनिन मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो हम डायलिसिस जो इनिशिएट करते हैं वो पेशेंट्स के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर उसका या ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में हम अर्ली डायलिसिस इनिशिएट कर लेते हैं, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर थोड़ा सा और खींचते हैं पेशेंट को ना। वैसे अगर डायबिटिक्स में क्रेटिनिन 6 से ज़्यादा हो और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में क्रेटिनिन 8 से ज़्यादा हो तो हम उनमें डायलिसिस इनिशिएट करते हैं। अक्सर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका क्रेटिनिन 8 है मगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनका सांस नहीं फूल रहा, उल्टी मतली नहीं है, भूख नॉर्मल लग रही है, वो चल फिर पा रहे हैं, तो हम ऐसे पेशेंट्स में और थोड़ा सा जब तक उनको सिम्टम्स नहीं आते या वो टॉलरेट कर रहे हैं, हम डायलिसिस को डिले करते हैं। पाकिस्तान में जो UTI फ़ीमेल्स में तो बहुत कॉमन है। अब इसकी डिफरेंट वजूहात है। प्रेगनेंसी में UTI, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उसमें बहुत कॉमन है फ़ीमेल्स में, और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी भी UTI जो है वो पेशेंट्स में कॉमन हो जाता है। फ़ीमेल्स के अंदर ये है कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है, अगर उनका इम्यून सिस्टम कम है वो रिकरेंट UTI के साथ प्रेजेंट करती हैं। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो रिकरेंट UTI के साथ प्रेजेंट करती हैं। तो UTI से बचने के लिए वाटर इनटेक का बहुत रोल है कि पानी पिएं और टाइम पे वॉइडिंग करें और ब्लैडर को एम्प्टी करें। ये जो टाइम पे पेशाब करना और मसाना खाली करना ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो फीमेल्स में आदत है कि वो घर के काम कर रही हैं, कामों में लगी हुई हैं, उन्होंने पानी नहीं पिया या उनको घर के काम है, बच्चों के काम में लगी हुई हैं, उन्होंने ब्लैडर टाइम पे एम्प्टी नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी वजह है फीमेल्स में रिकरेंट UTI की। हकीमी दवाइयाँ तो हमने देखा उसमें कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो वक्ती तौर पे तो पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत जल्दी रिलीफ़ हो गया हकीम की दवाई से, और एक पेशेंट के जहन में होता है कि शायद मैं हकीम की दवाई ले रहा हूँ तो ये दवाई नहीं है, ये तो जड़ी बूटी है और मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, मैं तो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाऊँगा। अगर उसमें इतनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि बॉडी के लिए भी और गुर्दे के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। अच्छा, अब होम्योपैथिक की वो दवाइयाँ जो कि FDA अप्रूव दवाइयाँ हैं ना होम्योपैथिक की, उनका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, मगर अब तो मार्केट में तरह तरह की इतनी होम्योपैथिक दवाइयाँ आ गई कि हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हमारे सेटअप में तो हकीमी और होम्योपैथिक दवाइयाँ NSAIDs के साथ बहुत बड़ी कॉज है गुर्दे ख़राब होने की। ऐसे पेशेंट जिनके गुर्दे फेल हो गए और अब वो डायलिसिस पे आ गए हैं, उन पेशेंट्स को, यंग पेशेंट और ऐसे पेशेंट्स के जिनका दिल जो है वो सही काम कर रहा हो,
एज बेहतर हो। वैसे तो एज कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मगर यूजुअली 60 से लेस हो एज, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम फिर गुर्दे तब्दीली की एडवाइस देते हैं कि आप रीनल ट्रांसप्लांट करा लें। रीनल ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान के अंदर जो शर्त है वो फैमिली डोनर की है। कि हमारे पास फैमिली डोनर होगा तो आपके गुर्दे जो है वो तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि होता जो कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एसोसिएशन है पाकिस्तान में, उसका बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि वो फैमिली डोनर के अलावा गुर्दे ट्रांसप्लांट की इजाज़त नहीं देता। हम ऐसी कोस्टल बेल्ट में रहते हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और हमारा जो एनवायरनमेंट है बड़ा, हमारा वेदर भी बड़ा हार्श और समर्स बड़े हार्श हैं, तो इसलिए गुर्दे की पथरी पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है। अब अगर वो मरीज़ जिनमें बार बार रिकरेंट स्टोन्स बन रहे हों और उनके अंदर स्टोन्स, छोटे स्टोन्स हों, फिर वो बड़े हो जाएं और मोस्टली पेशेंट्स उसको छोड़ देते हैं, पेन हुआ वक्ती तौर पे पेन किलर खाया, सेटल्ड हुआ, उसको छोड़ दिया। अब जब वो गुर्दे में पथरी बहुत अरसे तक रहती है तो वो गुर्दे को ख़राब करना शुरू कर देती है, तो वो पेशेंट्स भी CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप करते हैं। ऐसे मरीज़ों में मोस्टली हमने देखा कि गुर्दे छोटे हो जाते हैं। तो ये भी बड़ा, जिनको पथरी है या बार बार रीनल स्टोन्स हो रहे हैं तो उनको चाहिए इस चीज़ की एहतियात करें और अपने डॉक्टर को लाजमी दिखाएं और उसको फॉलो करें। ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा हो, अब पेशाब में, जिससे हम लेमैन में कहते हैं चर्बी ज़ाया हो रही है और उसकी कोई कॉज नहीं मिल रही हमें कि पेशाब में चर्बी ज़ाया हो रही है और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो और या इसके गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे पेशेंट्स में तो रीनल बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि SLE है या और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं जो कि अब गुर्दे पे असर करते हैं, तो इन मरीज़ों में बायोप्सी गुर्दे की बहुत ज़रूरी है। उसी से पता चलता है कि हम क्या ट्रीटमेंट दें। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक्स हैं उनके भी यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, मगर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके पहले प्रोटीन नहीं होता यूरिन में, डायबिटिक पेशेंट्स में, और फिर अचानक से बहुत तेज़ी से प्रोटीन आना शुरू हो जाता है और बहुत हैवी मिकदार में, और उनके गुर्दे के टेस्ट अचानक से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में भी हम गुर्दे की बायोप्सी करके देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुर्दे के ऊपर किसी और बीमारी का असर आ गया डायबिटीज़ के साथ और वो गुर्दों को ख़राब कर रही है। गुर्दे जो हैं वो हमारा बड़ा अहम अज़ा है, तो गुर्दों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि अपने कोमॉर्बिड्स को कंट्रोल करें। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करें, डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल करें, गुर्दे में बार बार पथरी बन रही है तो उसको कंट्रोल करें, नमक का इस्तेमाल जो है वो एतदाल से करें। इसके अलावा जो है दर्द की दवाइयाँ, हकीमी होम्योपैथिक मेडिसिन्स, इनको अवॉइड करें ताकि गुर्दों को हेल्दी रख सकें।